किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लेकर आने की कोशिश करते हैं तो उसको वहां से यहां तक लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। किसी भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा अगर पोटेंशियल निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R के बराबर। एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं है तो यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, करंट बिल्कुल भी इनके अंदर फ्लो नहीं हो पाता है। पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम टू ट्रिपल SRB। क्या हाल चाल है आप सभी का? बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म CUET वाला पर। बेटा हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 कवर किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस सीरीज में आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें आप लोग चैप्टर के पूरे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे और इस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस की आप लोग फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। राइट, देखो इस सीरीज का असली मजा तभी है जब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। उसके लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट अभी से, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं फिजिक्स बाय शैलेन सर लिख करके। 1 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इस टेलीग्राम चैनल पर हैं, तो आप लोग भी इस चैनल पर आ जाइए। और दूसरी बात, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर नोट्स कहां से मिलेंगे, तो नोट्स आप लोग फिजिक्स वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। वो ऐप जो कि हजारों लाखों की संख्या में, इवन करोड़ की संख्या में बच्चे जो है वो डेली पढ़ाई करते हैं इस ऐप से, ठीक है। इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल मिल जाती हैं। तो सभी लोग इस सीरीज को, इसके नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए फिजिक्स वाला ऐप अपने मोबाइल में अभी तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। वैसे आप लोग के मोबाइल में होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए फिलहाल अपन शुरू करते हैं। सर आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस सीखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और लास्ट में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंसेस के बारे में सीखेंगे। तो इस चैप्टर में मेजरली 2 चीजें होती हैं, पहला है पोटेंशियल, दूसरा है कैपेसिटेंस। एक एक करके आइए इन दोनों के बारे में इन डिटेल बात करते हैं। सबसे पहली बात आई सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो जब बेटा हम लोग किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लेकर आने की कोशिश करते हैं तो उसको वहां से यहां तक लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। वही वर्क उस चार्ज में, उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब सिंपल सा है कि भाई जब आप इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर आते हो, सो दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही वो फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि चार्ज किधर से किधर की तरफ फ्लो करने वाला है। तो देखो लिखा है कि इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज फ्लो बिटवीन 2 बॉडीज व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट। कोई भी 2 बॉडीज कांटेक्ट में लाई हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बेटा फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। फिर हमसे ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटता है और इस चीज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस का dV/dr के बराबर है। इसी dV/dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इसका दूसरे शब्दों में मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होगी। तो अगर एक पॉइंट ये रहा A, दूसरा पॉइंट ये रहा B, तो सिंपल सी बात है कि सर A वाले पॉइंट का पोटेंशियल B वाले पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। अब इसी वाले फॉर्मूले में अगर dV की वैल्यू आप लिख दीजिए माइनस का EdR और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। ये फॉर्मूला रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अगर आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल निकालना है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला वहां पर यूज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम, जिसको वोल्ट भी कहा जा सकता है, या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T-3A-1। इसको आप चाहो तो अपना निकाल भी सकते हो, ठीक है। फिर बात है सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर कोई भी एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है तो टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अगर चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। यहां पर फिलहाल मैं चार्ज को बी से ए लेकर के आ रहा हूं, तो अगर ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है, अगर आप चार्ज को बी से ए की तरफ लेकर आ रहे हो बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, है ना, तो क्या होगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VA माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जिस चार्ज को इधर से इधर आप लेकर आ रहे हो, उस वाले चार्ज का डिवीजन यहां किया जाता है। तो ये फॉर्मूला बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का निकल कर आ जाता है। यहां से एक चीज आपको और समझ में आती है, अगर मैं आपसे कभी भी कह दूं कि यार एक चार्ज है, उसको मैं इधर से इधर की तरफ ले गया, बताओ बेटा कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इस चैप्टर में बेटा वर्क का फॉर्मूला हो गया चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसी तरीके से मान के यहां पर चलते हैं। फिर यहां पर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी। देखो सीयूईटी के एग्जामिनेशन में मेजरली मतलब आपसे मेजॉरिटी बेसिस पर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो वहां पर फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपने को यहां पर फॉर्मूला आना चाहिए। किसी भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा अगर पोटेंशियल निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर के बराबर। यानी चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएगी, और ग्राफ कुछ इस तरीके का देखने को आप मिलेगा कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल बढ़ने पर, है ना, डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा होता है। इस तरह के ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। ठीक है, फिर बात आई सर अगर कोई भी छोटा सा डाइपोल है तो क्या होगा। अगर डाइपोल के बेटा एक्सिस पर कोई पॉइंट है और आपको वहां पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहीं भी पोटेंशियल निकालना है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आती है। और अगर किसी भी जनरल पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। जनरल पॉइंट का फॉर्मूला जरा ध्यान से सभी लोग समझ लेंगे। ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो ये डाइपोल हो गया, बीच में डिस्टेंस 12 है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है थीटा एंगल पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालने को बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहले वाले इस वाले केस में थीटा की वैल्यू बेटा 0 डिग्री होती है, इस वाले केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अगर इसी वाले फॉर्मूले में आप 0 और 90 डालोगे तो भी ये दोनों फॉर्मूले बेटा हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अगर कोई भी ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टर की खास प्रॉपर्टी है कि जो भी चार्ज हम उसको देते हैं सारा का सारा चार्ज बेटा उसकी आउटर सरफेस पर जाता है, तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पर चला जाएगा। लेट अस सपोज हमने इसको कितना चार्ज दिया है, कुछ क्यू के बराबर चार्ज दिया है और इसका ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो बेटा यहां पर देखो आउटर किसी भी बाहर वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज के क्यू बटे स्मॉल आर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। सरफेस पर देखेंगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले लेंगे, और किसी पॉइंट पर देखेंगे तो भी वैल्यू वही होती है के क्यू बटे कैपिटल आर। इसका मतलब ग्राफ क्या है सर, अंदर से लेके सरफेस तक हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसके बाद पोटेंशियल लगातार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहां पर कंसेप्ट क्या काम में आता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस का डीवी बाई डी आर कहा जाता है, सो दैट इज ऑल्सो 0। और अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है मतलब वो चीज कैसी हो गई, कांस्टेंट। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर और उसकी सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि उसके बाहर पोटेंशियल लगातार डिक्रीज हो रहा होता है। सेम चीज को ग्राफ में दिखाया गया। अब यहां पर हमसे बोला गया अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ढेर सारे चार्जेस हैं, और किसी एक पॉइंट पर बोला जाए भैया पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दो, तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार, हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे और सभी को जोड़ डालेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज वहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, सिंपल सी चीज। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो उसी को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। कह रहे इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट। सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज इक्विलिब्रियम
इन इक्विलिब्रियम इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कोई भी अगर चार्ज्ड कंडक्टर है तो उसका सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एंड द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल ऑफ द होल रीजन रिमेन्स कांस्टेंट, सो नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इट। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला यहां पर है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा जीरो ही हो जाएगा। अब बताइए सर, अगर कोई भी दो चार्जेस हमारे पास है जिनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सो एनर्जी ऑफ द फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, जहां पे R क्या है? उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, उसी दूरी को यहां R12 लिखा है, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क यहां पे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये वही एनर्जी है बेटा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई Q चार्ज यहां पर है और कोई Q0 चार्ज हम इंफिनिटी से लेकर यहां तक आ रहे हैं, तो वहां से यहां तक इस Q0 वाले चार्ज को लाने में जो वर्क हमें करना पड़ा था, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R के बराबर। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, कोई भी अगर डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी थीटा एंगल पर रखा है, तो उस डाइपोल की एनर्जी होती है बेटा माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर। कॉस थीटा आ रहा है इसलिए डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, जहां पे पी क्या है? डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, जो कि निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, राइट। यहां पर कुछ ऐसी बात हो रही है कि अगर मान लो एक निगेटिव चार्ज है, यहां कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा है, डिस्टेंस 12 के बराबर है। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूला बन जाता है माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब हमसे अगर ये बोला जाए कि भाई हमने किसी भी डाइपोल को θ1 से θ2 एंगल पर घुमा दिया है, अभी मान लो θ1 एंगल बना रहा है, बाद में यही θ2 एंगल बना रहा हो, तो ऐसे में वर्क का फॉर्मूला होता है पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 के बराबर, राइट। यहीं पर हमसे ये बोल दे कि नहीं, इनिशियली वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, यानी इनिशियली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, और फाइनली वो कोई थीटा एंगल पर है, तो यहां 0 रखेंगे, यहां थीटा रखेंगे, cos 0 हमारा 1 होता है, सो दैट विल बिकम 1 माइनस cos थीटा, पीई 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला आ गया बेटा। अगर किसी भी डाइपोल को रोटेट किया, मान लो अभी θ1 बना रहा है, बाद में θ2 बनाने लगा, तो वर्क का फॉर्मूला ये होगा। इनिशियली 0 बना रहा था, बाद में थीटा बना लिया, तो वर्क का फॉर्मूला ये होगा। और अगर वो किसी थीटा एंगल पर इस तरीके से नॉर्मली रखा हुआ है, तो कितनी एनर्जी होती है? सो दैट एनर्जी इज माइनस पीई कॉस थीटा। नेक्स्ट सर, कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है? तो आप सबको पता होगा, क्लास 9-10 से आप लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, इनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, इनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, इसको कंडक्टर कहा जाता है। इंसुलेटर्स वो हो गए जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन उनमें एक भी कोई भी फ्री नहीं हो सकता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं है, तो यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, करंट बिल्कुल भी इनके अंदर फ्लो नहीं हो पाता है। इनके बीच में भी एक कैटेगरी आती है जिनको सेमी कंडक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। सेमी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट अभी वो फ्री नहीं है, तो उसमें चाहे हीट कर दे, है ना, चाहे आप बॉन्ड को ब्रेक करवा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, कुछ सर्टेन तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं। यानी सेमी कंडक्टर को कुछ जुगाड़ करके कंडक्टर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट फिर भी उतने अच्छे कंडक्टर्स वो कभी भी नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में एक एक लाइन की डेफिनेशन दिया है। ठीक है, फिर बात आई सर फ्री और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। देखो, अगर कोई भी एक कंडक्टर है बेटा, तो उसके सरफेस पर, है ना, उसके यहां पर सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में हमेशा कौन सा चार्ज है भैया? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, फिर एक ऑर्बिट ये भी है जिसमें यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां ढेर सारे ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, एक अगला भी ऐसा ऑर्बिट हो सकता है जिसमें और सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो, ये वाला जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो न्यूक्लियस इसको हमेशा अपनी तरफ खींच के रखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, ऑलवेज दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स
टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर मैं इसी वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो कि न्यूक्लियस से इतना दूरी पर है, तो आप सबको पता है डिस्टेंस के बढ़ने पर फोर्स घट जाता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स यहां भी लगेगा लेकिन कम लगेगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मान लो यहां पर कोई एक ऑर्बिट और भी है जो कि और दूर है, तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा वो और कम लगेगा, है ना। तो यही वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको कुछ जुगाड़ कर दो तो ये फ्री हो सकते हैं। इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और जो अंदर वाले होते हैं जिनके फ्री होने की कोई गुंजाइश नहीं है ना, उनको हम लोग बाउंड चार्जेस के नाम से जानते हैं। तो फ्री चार्जेस आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जिनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हो, और जो अंदर वाले हैं जो बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते, दे आर नोन एज बाउंड चार्जेस। आई होप हर एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर बात है सर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। जनरली बेटा इंसुलेटर्स को ही डाइइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। कोई भी डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली दो तरह का होता है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अगर ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हो गए। लेकिन ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है, कुछ इस तरीके का बन रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव के जो सेंटर्स हैं अगर वो अलग अलग पोजीशन पर है तो इसको हम लोग पोलर डाइइलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है इंसुलेटर्स आर ऑफन रिफर्ड एज डाइइलेक्ट्रिक। Each dielectric is formed of atoms and molecules. In some dielectrics, the positive and negative charges centers coincide. उनके centers coincide करते हैं. Such dielectrics are said to be non-polar dielectrics. While in some dielectrics, the centers of the positive and negative charge do not coincide. Positive negative coincide नहीं करते हैं. Such dielectrics are permanent electric dipole. They have permanent dipole electric movement and and said to be polar dielectrics. Example of the polar dielectric is water. जबकि नॉन पोलर का एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप सबको पता है इधर ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन है, तो ये हमारा नॉन पोलर हो जाता है। लेकिन वाटर के केस में ऑक्सीजन को यहां पे रखते हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर होता है। ठीक है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इधर है और एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेचर है वो पोलर होता है। ठीक है, ये पोलर नेचर का है और ये जो है हमारे वो नॉन पोलर नेचर के हैं। कह रहे व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो किसी भी डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में बेटा डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, मैं आपको बहुत ही मतलब आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से बस समझना। मान लो मैंने एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक यहां पे डाला। अब नॉन पोलर में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों ही होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे इधर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज फील्ड में है उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो प्लस माइनस है वो थोड़ा स्ट्रेच होने लगता है। अभी तो प्लस माइनस के बीच की दूरी 0 है क्योंकि दोनों सेम जगह पर है, लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा सा दूरी पर आ जाएंगे, मान लो निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, हल्का फुल्का भी इनके बीच में अगर डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो यहां पर कुछ डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। डाइपोल मूवमेंट आप सबको पता है दैट इज डिफाइंड एज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस 2l के बराबर हो गया, ये वाली दूरी है ना, तो डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है वो q मल्टीप्लाइड बाई 2l बन जाने वाला है। अब बात आई सर अगर कोई भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा। पोलर में तो ये प्लस माइनस ऑलरेडी थोड़ा सा दूर था और उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो ये पॉजिटिव और दूर होगा, नेगेटिव और ज्यादा दूर होगा। तो इनके पास कुछ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट पहले से था। ठीक है, इसमें डालने पर वही डाइपोल मूवमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। राइट, ये चीज यहां पर होती है। फिर हमसे कह रहे हैं कि कोई भी जब हम डाइपोल को डाई इलेक्ट्रिक को जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो वहां पर पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन का मतलब यहां पर बस यही है कि जो भी आपने डाई इलेक्ट्रिक डाला है उसका जो प्लस है और जो माइनस है वो थोड़ी दूरी पर आने लगता है। ये मैंने आपको पीछे डायग्राम में सिखाया भी था। जब वो थोड़ी दूरी पर आते हैं तो उसमें डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, है ना। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होती है और उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी
टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं, 1 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। फिर कह रहे हैं सर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसे कोई भी डाई इलेक्ट्रिक झेल सकता है बिना ब्रेक डाउन हुए। ठीक है, होता क्या है बेटा कि जब आप किसी भी, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक की आप बात करो, पोलर में क्या है, प्लस और माइनस ऑलरेडी थोड़ा सा दूरी पर होते हैं। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पोलर रख दिया, ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस थोड़ा दूरी पर है। उल्टा करो इसको, माइनस और प्लस थोड़ा सा दूरी पर है, तो क्या होगा यहां पर, जैसे यहां रखोगे इस पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, निगेटिव पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और ये जो डाई इलेक्ट्रिक है वो ऐसे खिंच रहा होगा, खिंच रहा होगा, खिंच रहा होगा, खिंच रहा होगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि प्लस और माइनस दोनों अलग अलग हो जाए। इसी प्रोसेस को जब प्लस और माइनस अलग हो जाए इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। वैसे तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन हो गया, अगर ये प्लस और माइनस बेटा अलग हो गए, तो नाउ इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। अचानक से करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और ऐसा एयर में हमें बता रहे हैं कि जब हम 3 इंटू 10 की पावर 6 है ना, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, तब ऐसा देखने को मिलता है एयर में। तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका O प्लस और O माइनस अलग हो जाते होंगे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, है ना। तो यानी कि जब आप आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हो तो पोलराइजेशन की जो वैल्यू है, पोलराइजेशन डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। फिर आता है सर कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर E/K हो जाती है, जहां पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कह रहा है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल इनसाइड द कंडक्टर, अलाइनमेंट ऑफ द एटम टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। और यहां पर कह रहे हैं कि कुछ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वैल्यू E/K है, जहां पे E क्या है, दैट इज आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, ये इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमजोर हो जाती है डाइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तब। फिर बात आई सर कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या होता है। कोई भी ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है उसको हम लोग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। कैपेसिटर्स जनरली कंडक्टर्स होते हैं जिसमें एक कंडक्टर चार्ज होता है और दूसरा अनचार्ज उसके पास लाकर रख दिया जाता है, टच नहीं कराते, थोड़ा दूरी पर रख देते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, और इसी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को कहा जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V के बराबर, या यहां इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है Q बराबर CV जो कि बहुत ज्यादा यूज में आता है। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड जो कि बहुत बड़ी यूनिट है। पूरे के पूरे अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैरेड होता है, तो सोचो फैरेड कितना बड़ा है। इसलिए जनरली हम लोग माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड जैसी यूनिट्स को यूज करते हैं। फिर कोई भी अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 KR अगर उसको मीडियम में रखा जाए, और अगर वैक्यूम या एयर में रखा जाए तो फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू R के बराबर। तो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है और मीडियम पर भी डिपेंड कर जाता है। फिर हमसे कह रहे हैं अगर सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ दिया जाए तो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का बेटा सिंपल है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पहचानने का तरीका क्या है, जो भी यहां से चार्ज निकलेगा बैटरी से, सारा का सारा चार्ज इन तीनों में बराबर बराबर जाएगा। तो यहां पे दिखाया गया कि भैया Q चार्ज निकला था, तीनों पर बराबर चार्ज गया। पैरेलल के केस में क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू जो है वो तीनों में बेटा बराबर होगी। ठीक है, और उसमें जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है दैट इज C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सीरीज में चार्ज सेम है, वोल्टेज डिवाइड होगा V1 V2 V3, और पैरेलल में वोल्टेज सेम है बट चार्ज डिवाइड होगा Q1 Q2 Q3। फिर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो K/0 A/D होता है अगर प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए तो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। यहीं पर हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी मीडियम ना डाला जाए तो K को हम हटा देंगे, K की जगह 1 लेंगे, क्योंकि एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू ε0 A/D के बराबर आएगी। यहीं पर कह रहे हैं कि अगर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर हो जाए तो ये पूरा डेरिवेशन बोर्ड्स में खूब किया जाता है, और फॉर्मूला आता है ε0 A/D माइनस T प्लस T/K। ये ऐसी बात है कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है,
इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका थिकनेस T के बराबर है, ये थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक का, और प्लेट्स के बीच की जो दूरी है बेटा वो D के बराबर है। तो ऐसे में क्या होगा, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K है, जहां पर K होता है इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। फिर आता है कि सर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर प्लेट्स के बीच में आपने मान लो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उसके बीच में आपने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहां सरफेस पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव की वजह से यहां सरफेस पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। उस चार्ज की वैल्यू होती है Q टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन K के बराबर, राइट। फिर बात आती है सर एनर्जी कितनी है। अगर कोई भी कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में, तो उसके अंदर बेटा एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। उस एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C या फिर 1/2 QV के बराबर, यूनिट उसका जूल होता है। यहीं पर हमसे कह रहे हैं कि भाई अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात कर दूं तो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसका यूनिट हो गया जूल पर मीटर क्यूब के बराबर। वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर इज डबल ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड, यानी किसी भी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो लगभग आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, आधी एनर्जी ही उसके अंदर जाती है। तो कितना वर्क किया था चार्ज करने के लिए, दैट इज CV स्क्वायर QV और Q स्क्वायर बाई C के बराबर, लेकिन जो एनर्जी स्टोर हुई है वो उसकी जस्ट हाफ होती है, आधी होती है। अब एक लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से अगर आप टच करा दें या एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट कर दें, तो ऐसे में दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है, ठीक है। और उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर। एक्चुअली जब आप दो कंडक्टर्स को जोड़ते हो ना बेटा, तो चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल कंडक्टर टू लो पोटेंशियल कंडक्टर। चार्ज इधर से इधर की तरफ जाता है, इसलिए दोनों का ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है, और उस पोटेंशियल की वैल्यू होती है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। बाकी Q बराबर CV तो वैलिड है ही है, तो ये हम लोग चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एनर्जी में बेटा यहां पर हमेशा लॉस होता है, जब भी कभी भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो वहां पर हमेशा एनर्जी का लॉस होगा। इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल एनर्जी हमेशा कम आएगी, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जहां पर C1 और C2 दोनों के कैपेसिटेंसेस हैं, V1 V2 दोनों के इनिशियल वोल्टेजेस हैं। बाकी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां पर एक और बताया है, ये तब आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन पॉजिटिव ऑफ वन विद नेगेटिव ऑफ द अदर। अगर एक कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज का है और दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज का है, तब अगर कनेक्ट किया गया तो क्या होगा, तो भाई C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। बाकी चार्जेस का जो रेशियो है वो कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q बराबर C इंटू V के बराबर। वोल्टेज की वैल्यू सेम हो गई है, लेकिन कैपेसिटेंस तो अलग अलग है ना बेटा, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो गया इन दिस कंडीशन। अगर आपने कनेक्ट किया है, वोल्टेज की वैल्यू दोनों में सेम हो गई है, तो यहां पर जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यही है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें इतने ही कंसेप्ट्स और इतने ही फॉर्मूले हैं, बस केवल इसी का आपको परफेक्शन लाना है। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बना के दिया, केवल 26 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को बेटा आप मल्टीपल टाइम्स देखो, बार बार देखो, 1.5x पे कर लो, बार बार देखो। जब ये चैप्टर रिवाइज करने का मन हो तब इस वीडियो को आप देखिए। 1.5x को पर देखोगे ना तो लगभग 15-16 मिनट में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ताकि आपके दिमाग में इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स बैठ जाएं और इतने ही फॉर्मूले हैं ये भी आपके दिमाग में बैठ जाएं। सर होमवर्क में क्या करना है, सबसे पहला काम है बेटा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। जो भी मैं आपको यहां इस लेक्चर्स में दे रहा हूं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। नोट्स का PDF आप लोग निकाल सकते हैं, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर फिजिक्स वाला ऐप्स के ऊपर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये सेशन, ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। कमेंट्स जरूर करिएगा ताकि आपके मन की जो बातें हैं वो मुझे समझ में आ जाएं, ठीक है। तो यार इन नोट्स को ले लेना और अच्छे से रिवाइज करना, बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।